नमस्कार छपरा। नमस्कार छपरा, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बोलेगा बिहार। और एक बार फिर से मैं रविवार को हाजिर हूँ लेके आपका बेहद ही खास शो जिसका नाम है बोलिए जनाब। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोलिए जनाब में हम हर रविवार को लेके आते हैं एक नए साहित्य प्रेमी को। इसी क्रम में आज हम फिर एक नए साहित्य प्रेमी के पास आ पहुंचे हैं जिनका नाम है जुनैद मीर। मुझे लगता है कि छपरा के किसी व्यक्ति को इनके बारे में न जानकारी हो ऐसा कहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आज मैं जुनैद मीर जी से आपको मिलवाऊँ और उनके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी हो, जितना ज़्यादा हो, आपको मैं रूबरू करवा सकूँ। तो सबसे पहले तो जुनैद जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी आपके बोलेगा बिहार टीम का। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं जुनैद जी चाहूँगी कि वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज बिल्कुल भी नहीं हैं। आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको पूरे छपरा जानती है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि आप एक महान शख्सियत जब अपनी ज़ुबानी अपना परिचय देती है वो चीज़ मैं देखना चाहूँगी। एक बार मैं आप ही की ज़ुबानी आपका परिचय जानना चाहूँगी। देखिए, ये आत्मश्लाघा जो है वो बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन जो मूल बातें हैं जो शायद मेरे मित्र भी मुझे बहुत कम जानते हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, विगत 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ, अपने राज्य के लिए और अपने राज्य से बाहर के लिए भी, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी। हमने भाषा में मूलतः उर्दू भाषा के लिए जो पाठ्य पुस्तकें तैयार हुई बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए और पूरे भारत के लिए, यानी NCERT में मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला है। और मैं बच्चों के लिए शिक्षण के लिए काम करता हूँ। शिक्षकों के शिक्षा के लिए जो किताबें लिखी गई उसमें भी मैंने सहयोग दिया है। तो मूलतः एक शिक्षक के रूप में मैं पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में जाना जाता हूँ। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में मेरे एक्सटेंशन लेक्चर्स भी हैं जो मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी में, जैसे मानू में जो शिक्षा के लिए काम करती है MED के छात्रों को, उनके लिए काम किया है। मिथिला यूनिवर्सिटी में हमारे एक्सटेंशन लेक्चर हैं एजुकेशन पर, SCRT में, BEP में। मूलतः शिक्षकों के शिक्षण और प्रशिक्षण से संबंधी जो कार्य हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं मैं उसका साक्षी हूँ, सहयोगी हूँ। ये एक परिचय है। दूसरा परिचय मेरा है कि जाहिर है कि शिक्षा खेलना, तो उसके लिए एक भाषा की आवश्यकता थी और मुझे लगा कि मैं हिंदी में कुछ कहता हूँ, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करता हूँ, जो या तो हिंदी कहें या फिर उर्दू कह लें उसको। मूलतः उर्दू की वजह से लोग भारतवर्ष के लोग जानते हैं, लेकिन जो मेरे बहुत नज़दीक के लोग हैं, मूलतः छपरा के साहित्य के प्रेमी लोग, वो सब मुझे हिंदी के लिए भी उतने ही सम्मान देते हैं। ये उनका बड़प्पन है। यही छोटा सा परिचय है मेरा। अच्छा, मैंने देखा कि जिस तरीके से आपने अपने आप को भाषा के क्षेत्र में हिंदी और उर्दू दोनों से परिभाषित करा, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आप एक बतौर शिक्षक भी कार्यरत हैं, तो मुझे लगता है कि आप मेरी इस बात का जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे। मैं हमेशा देखती हूँ कि साहित्य के लिए हिंदी भाषा, और अगर बात शेर व शायरी की हो जाए तो वहाँ पे उर्दू भाषा का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों है? देखिए, ये बहुत परेशान करने वाला सवाल है। भाषा का मतलब तो भाषा ही होती है, और मूलतः जो भाषाएं एशिया के और एशिया के बड़े भूभाग में, जिसको आर्यन लैंग्वेज कहते हैं, तो उनका लगभग व्याकरण भी एक समान ही है और हिंदी उर्दू में कोई अंतर नहीं। मुझे लगता है कि हिंदी में कुछ ऐसी गज़लें लिखी गई हैं जो शायद उर्दू में भी मिलना दुर्लभ है, लेकिन लोगों ने गज़ल को विशेष करके ऐसे परिभाषित किया है कि जो लगता है कि शायद, जैसे फिल्मी गीतों की बात ले लें, मूलतः हिंदी में जो गीत लिखे गए हैं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, इसके भाव क्या उतने स्पष्ट नहीं है, वो इतना मर्मस्पर्शी नहीं है। वो शायद मुझे लगता है कि उर्दू की किसी भी गीत से इसको अगर हम लोग उसकी बराबरी करें तो
मुझे लगता है जहाँ तक कि भाषा पर जैसा अधिकार आपका होता है, कवियों का, गीतकार का होता है, उनकी भाषा, उसमें जो संवेदनाएं जितनी बंधी हुई होती हैं, जितना वो हृदय से निकलती हैं, वो दूसरों के हृदय को उतनी ही छूती हैं। ये महत्वपूर्ण है कि भाषा पर अधिकार के साथ साथ संवेदनाओं का स्तर क्या हो, तब वो रचनाएं, चाहे वो किसी भाषा में कही गई हों, भोजपुरी में कही गई हों, वो भी आपके हृदय तक छूती हैं, आपको वैसे ही मर्माहित करती हैं, वैसे ही प्रभावित करती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भाषा के लिए शेर व शायरी की बात करते हैं। शेर व शायरी असल में एक फन नहीं है, और मुझे लगता है कि यूरोप में, एशिया के बड़े भूभाग में, जिनकी भाषा फारसी और अरबी रही थी, उन लोगों ने जो मातृक छंद हैं उनके लिए कुछ औज़ान या बहर तय किए, और उन बहर में जो बातें कहीं, तो अगर हम उसको मातृक छंद कह रहे हैं तो कहाँ दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन अब आप कहें कि नहीं, बहर सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, छंद सुनने में अच्छा नहीं लगता, अलंकरण सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है कि अलंकार सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये तो मुझे लगता है कि थोड़े कान का दोष ज़्यादा है, भाषा का कम है। कि शेर व शायरी में 2 बार तालव्य श आ जाता है, तो शायद जो ऊष्ण वर्ण है उसका जो असर हमारे सुनने की शक्ति पर, घ्राण शक्ति पर है, वो ज़्यादा प्रभावित करती है। जबकि हमारे यहाँ की जो भाषा है, यानी मूलतः जो संस्कृत और हिंदी, उसमें जिन आवाज़ों की रिपीटिशन है और उससे जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उसके अंदर भी एक तरह का, जैसे वो रावण की बहुत मशहूर स्तुति है, शिव स्तुति है, डमट डमट डमन निनाद वट डमर वयम, हाँ, शिव तांडव स्तोत्र जटाटविगल ज्वला, तो उसके अंदर भी प्रवाह है, उसके अंदर भी भाषा है, उसके अंदर भी वही संवेदनाएं हैं। लेकिन तब है कि भाषा पर आपका क्या आधिपत्य रावण के जैसा है कि आप अपने उस तरह की संवेदनाओं को, भाषा को या आवाज़ों को उस तरह से खड़ा कर सकते हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि यह पूरा का पूरा विधान भाषिक विधान है, जिसमें हम साउंड से खेल रहे होते हैं, और ये साउंड कितना कर्णप्रिय होगा, इसका पूरा विधान जो है कि देखिए, वो कविता या शेर व शायरी है, चाहे वो दोनों में से कोई भाषा। बहुत ही अच्छा, मुझे अपने आज मैं बिल्कुल, मतलब क्या कहते हैं, मैं बिल्कुल तरीके से सेटिस्फाइड हो गई आपके आंसर से, और मुझे अपने प्रश्न का भी जवाब मिल गया। बहुत अच्छी बात बताई आपने। खैर, ये सारी बातों का दौर तो और सिलसिला चलता ही रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे आपकी लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ सुनना चाहूँगी। मैंने यूँ तो बहुत कुछ लिखा है। मूलतः मैं धार्मिक कविताएं करता हूँ, तो जैसे सरस्वती वंदना मैंने लिखी है, जैसे मैंने स्वागत गीत लिखे, तो वेराइटीज़ हैं लिखने में। हिंदी में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है। मुझे लगता है कि आपके जो बोलेगा बिहार के दर्शक हैं, वो ज़्यादा उनको मज़ा तब आएगा जब वो हिंदी वाली रचनाएं सुनेंगे। तो चूँकि बड़ा पाठक वर्ग वो है, ज़्यादा श्रोता वो हैं जो मूलतः हिंदी में काम करते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि मैं अपने को हिंदवी का मानता हूँ, यानी हिंदी और उर्दू दोनों में समान रूप से काम करता हूँ, और हिंदवी में काम करता हूँ। तो हमने एक रचना लिखी थी जो बहुत बाद में, बहुत पहले ही प्रकाशित हुई, लगभग 10 साल पहले, कि किंथ है स्तब्ध दिनकर गा रहा संगीत, तुम्ही कुछ क्यों नहीं कहते, निकट हो शाद्वल और टिमकता हो जहाँ एक दीप, कोई संभावना ऐसी नहीं तो कैसे गाऊंगी, तुम्ही कुछ क्यों नहीं कहते। बिना है शीश के मानो, बिना नखदंत के दानों, दिखावें खेल ये ऐसे लगे जैसे कोई वैभव, तुम ही बोलो जो देखूं इस तरह तो कैसे गाऊंगी, तुम ही कुछ क्यों नहीं कहते। लिया था राम ने भी जन्म किस धरती पे तुम बोलो,
जहाँ रावण अनेकों वेश में फिरते हैं तुम बोलो, जहाँ नारायणी हो कष्ट में तो कैसे गाऊं गीत, तुम्हें कुछ क्यों नहीं कहते। तो ये एक लंबी कविता है मेरी, उसके कुछ चीजें हैं। तो पेश करें। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं मैं लिखता ही रहता हूँ स्वतः स्फूर्त। एक गज़ल जैसी चीज़ जो हिंदी में मैंने कही है, अब मुझे नहीं लगता कि मैं उर्दू में कह रहा हूँ कि हिंदी में, वो लोग कहते हैं कि आपका एक अधिकार है इसलिए आप जो जी चाहे बोलना, कि घुप अंधियारी काल कोठरी और अंधेरी रात, अंधियारे से पूछ रहे सब करो किरण की बात। इसमें कुछ पंक्तियों को छोड़ते हुए, क्योंकि याद मुझे बहुत कम रहता है, कि घटाएं आके मथुरा से हमेशा मुझसे कहती हैं, ये आंसू के संदेशे लाए हैं हम वृंदावन से। और उसी में फिर कुछ लाइन छोड़ करके कि पागल तो बस पागल ठहरा करे गगन की बात, पूछो जब भी धरती की वो करे गगन की बात। घर से निकला झूम रहा है एक पागल जुनैद, होश में तो वो करता ही है पागलपन की बात। तो कुछ इस तरह की रचनाएं हैं। और अभी तत्कालीन एक प्रोग्राम में कुछ रचनाएं मेरी पढ़ी गई, वो मैं कहिए तो सुनाऊं आपको। तो ये कविता है, देखिए। बताइए क्या से क्या हुआ कि दृश्य ही बदल गए, प्रेम की शिला हिली, हिला गगन विषाद का, कड़क के बिजलियां गिरी, दहाड़ता अनल बढ़ा, लगे पुकारने सभी, बताइए क्या से क्या हुआ कि दृश्य ही बदल गए। लिखी है काल खंड पर जो रचना खुद ही आपने, अकोसना विधान को या भाग्य को बेकार है, अभिशाप है, अभिशाप है। यदि कर्म है ये आपके तो काहे का संताप है, विवेक से परे बताइए बोलना है क्या सही, बताइए क्या से क्या हुआ कि दृश्य ही बदल गए। यदि कर्म को निहारिए तो साफ दिख रहा है ये हैं केंद्र में स्वयं खड़े, और दोष दूसरों को दे छुपा रहे हैं मुख सभी। स्वीकारना है सीखना तभी विजय बुलाएगी और ताज भी दिलाएगी, ये बोलना भी छोड़िए बताइए क्या से क्या हुआ कि दृश्य ही बदल गए। लगे स्वराज मांगने प्रतंत्र देश क्या हुआ, जय घोष गूंजने लगा, या बुद्धि ही बदल गई या तुम ही कुछ बदल गए, बताइए क्या से क्या हुआ कि दृश्य ही बदल गए। धरित्री है तपी हुई है, दीप भी जला हुआ, छटा है रंगों की वही, बताओ ऐसा क्या हुआ। चुनरी सदा बहार है, सुगंध की फुहार है, नहीं है प्रेम जब बचा तो दृष्टि ही बदल गई। बताओ सार्थक है क्या तुम्हारा हमसे पूछना, बताइए क्या से क्या हुआ कि दृश्य ही बदल गए। मनुष्य हैं तो गलतियां जरूर हो ही जाएंगी, अगर है देवता तो फिर हर एक बात पकड़ी जाएगी। क्षमा स्वभाव है अगर प्रकृति से करें क्षमा, गिरा दे झूठे पाश को, दंभ को, विषाद को, छोड़ दें ये बोलना, बताइए क्या से क्या हुआ कि दृश्य ही बदल गए। मिटा के नफरतों को हम नया ये आज प्रण करें, नहीं अछूत है कोई, न कोई है दलित यहाँ। धरित्री माता है मेरी, गगन पिता हैं जब मेरे, तो फिर लड़ेंगे किस लिए। उठो बढ़ो चलो चलें, दिखा दे सबको आईना, बहा दे प्रेम की लहर की, गाएं झूम कर सभी, बताइए क्या से क्या हुआ कि दृश्य ही बदल गए। क्या बात, ये तो बहुत अच्छी एक रचना थी। मैं अपने अगले क्वेश्चन को भी इसी से रिलेट करना चाहूँगी, और अपने हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो ये तो खैर साहित्य जगत के एक अच्छे पहलू हो गए, अच्छे चीज़ें हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा इसका जो एक वास्तविक सच है जो आजकल कुछ लोगों के जीवन में सामने आ रहा है या देखने को मिलता है आमतौर पे, कि बताइए क्या से क्या हो गया कि दृश्य ही बदल गया। तो मुझे याद आ रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक रचना आई थी गीत फरोश करके, कि हाँ मैं गीतकार हूँ, मैं गीत बेचता हूँ अपने ही गाए हुए, ऐसे कुछ करके थी। मुझे लाइनें तो नहीं याद आ रही, लेकिन भाव उसके यही थे
तो आज के दौर में जैसे इतना कंपटीशन का ज़माना है, तो मैं देखती हूँ कि कहीं न कहीं प्रतिभाएँ भी बिकाऊ हो रही हैं। इस बात से आप कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि जब ये युग, बल्कि ये कह लें कि ये वो युग है जहाँ सब कुछ रुपया पैसा यानी भोगवादी दर्शन हावी है। चार्वाक का वो दर्शन कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो जाहिर है कि जब भोगवादी हम लोग हो गए हैं, भौतिकवादी विचारधाराएं काम कर रही हैं और हर क्षेत्र में, यहाँ मूलतः अब कोई भी कला शुद्ध कला के रूप में नहीं देखी जाती। वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं राजनीति से या किसी न किसी के हाथ बिकी हुई है। जो करुणा भगवती प्रसाद जी कह रहे हैं, उनके अंदर जो करुणा है, जो दारुण उनका दृश्य उपस्थित करती हुई वो पंक्तियां हैं, कविता हैं, वो ये कह रही हैं कि ये बहुत बड़ा समाज का दुख है कि कलम ही बिक गई। कलमकार भी बिक गए हैं, विधाएं बिक गई हैं, और सारी विधाएं जो हैं कि नहीं, वो इस चक्कर में है कि ये किस तरह से भौतिकता को हम प्राप्त करें, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करें, और उसके लिए, और इसको लोग कमर्शियलाइजेशन का नाम दे रहे हैं। इस वजह से विधाएं खत्म हो रही हैं, जो संस्कृति है वो खत्म हो रही है। मैं भी इस पर बड़ा उद्वेलित होता हूँ, और ये भी हजारों आंसू रोने की चीज़ है कि सारी विधाएं लगभग अपने मूल को छोड़ करके और वो पूंजी के चक्कर में और पूंजीवाद में फंसी हुई हैं, और जो इसके बड़े लोग हैं, पुरोधा हैं, जिनकी जिम्मेदारियां उन संततियों को शिक्षा देना है ताकि वो उस कला को लेके आगे बढ़ें, तो वो भी नहीं दे रहे हैं, उस तरह से नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि ये कहिए, और वो लेने वाले पात्र भी नहीं हैं कि जो लें, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके अंदर तो पैसा रुपया है नहीं, इसमें मान सम्मान है नहीं। तो उस तरफ हमारी मेधाएं ज़्यादा पलायन कर रही हैं, जहाँ पर रुपया पैसा मेधा आधार है, जीवन का मूलभूत है। यानी कहीं न कहीं कवियों को, साहित्यकारों को, कलाकारों को वो आदर और सम्मान नहीं मिल रहा है पूरे भारत में। और ये बहुत, बल्कि ये कहें कि हम लोग की संस्कृति जो है कि नहीं, वो उसका दम घुट रहा है। तो ये घुटन वाली जिंदगी है। इसमें कुछ लोग स्वांतः सुखाए कुछ कर रहे हैं, किसी पद पर जाके भी कर रहे हैं स्वांतः सुखाए, तो वो कुछ साधनाएं कर रहे हैं जिनसे ये साहित्य भी और कला भी, पूरा साहित्य और कला जगत जीवित। मुझे भी इसका बहुत ग्लानि होती है ये सोच के कि हम किस युग में हैं। जो मैं मूलतः शिक्षक हूँ, जैसा मैंने बताया था, मैं ये छंद और अलंकार शास्त्र चाहता हूँ कि हमसे बच्चे सीख लें, लेकिन जिन कवियों को मैं बुलाता भी हूँ कि आओ भाई कम से कम छंद विधान सीख लो ताकि तुम समर्थ हो सको अपने संप्रेषण को कहने में, और उसमें थोड़ा भाषिक सौंदर्य भी आ जाए, लेकिन कोई आज तक नहीं आया। और ये बड़ा खेद का विषय है कि शायद हम लोग वो आखिरी लोग हैं जिनके साथ क्या ये विधाएं ही मर जाएंगी। तो इस बात के लिए हम लोग भी बहुत चिंतित हैं और रोते हैं रात रात में, ये जान करके कि जो विधाएं हमने अर्जित की थी अपने पूर्वजों से, क्या वो मेरे बाद समाप्त हो जाएगी। आशान्वित होना बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि क्या वो विधाएं, वो संस्कार जो हम लोगों ने सीखे, वो क्या हमारे साथ ही वो दफन हो जाए। तो ये तो हर जगह नजर आ रहा है। इसी बात और इसी चिंता के साथ मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अंत में कोई ऐसा संदेश दें जो उनके लिए कामगार सिद्ध हो सके। देखिए, दर्शकों के लिए जो बात है, और जो साहित्य से प्रेम करने वाले लोग हैं, पूरे छपरा के लोग हैं,
हम लोगों ने अपनी संस्कृति को बहुत बचाया है। अभी भी हम लोग अपनी माताओं का आदर करते हैं। हमारे यहाँ अभी भी बसों में किसी वृद्ध महिला को देख करके खड़े हो जाने वाले कई लोग मिलते हैं, जबकि मेट्रोपॉलिटन में ऐसा हम लोग नहीं देख सकते। तो जो ये संस्कृति है वही हमारी बची खुची अमानत है, उसको आप संजो के रखें। और जो आपके यहाँ के जितने कलाकार हैं उनको सम्मान दें। वो सम्मान उनका नहीं है, उस कला में जो हमारे मनीषियों की बड़ी लंबी परंपरा है, साधना है, उसका सम्मान है, उसके प्रति सम्मान है। और ये सम्मान स्वयं में अपना सम्मान है, अपनी संस्कृति का सम्मान है। तो मैं ये चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात कही आपने जुनैद जी। तो छपरा, ये थे आज के हमारे साहित्य सेवी, साहित्य प्रेमी जुनैद मीर जी। मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी बातें सुन के काफ़ी अच्छा लगा होगा और हमारी बातचीत से आपको बहुत कुछ इनके बारे में और समाज के कुछ साहित्य से जुड़े हुए लोगों के बारे में जो बातें हैं उनके बारे में पता चली होंगी। छपरा, आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अपने फिर एक नए एपिसोड में एक नए साहित्य प्रेमी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें हमारा चैनल बोलेगा बिहार।